हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पश्चिमी विचारक को पढ़ रहे हैं। अगस्त कांट, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर और इमाइल दुर्किम का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर से। वर्स्ट वर्स्ट हैंड की अवधारणा किसने दी है? वर्स्ट हैंड की अवधारणा किसने दी है? पहला ऑप्शन है एफ टोनी, बी ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन अगस्त कांट है। तो इसका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने इसका सी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने वर्स्ट हैंड की अवधारणा को समाजशास्त्र में प्रयोग किया। वर्स्ट हैंड जर्मन भाषा का एक शब्द है। वर्स्ट हैंड क्या है? तो जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अभिप्राय अंतर्दृष्टि अथवा व्यक्तिगत बोध से है, जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतरक्रिया तथा दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। किसी तथ्य अथवा घटना को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक वर्स्ट हैंड कहा जा सकता है। मैक्स वेबर ने कहा है कि यदि समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों की भूमिका का निर्वाह करना सीखना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मैक्स वेबर होगा। एक जर्मन भाषा है वर्स्ट हैंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वर्स्ट हैंड की अवधारणा का प्रयोग किया? था ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है बी परेटो, वेलफेड परेटो कहते हैं, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है हीगल। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। इसका ये ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने वर्स्ट हैंड विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? ए ऑप्शन है बी परेटो, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है किंगस्ले डेविस, डी ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। वर्स्ट हैंड उपागम से किसका नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन है इमाइल दुर्किम, बी ऑप्शन है एप्टोनी, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है विल्फ्रेड परेटो। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। वर्स्ट हैंड उपागम से किसका नाम जुड़ा है? तो मैक्स वेबर का नाम जुड़ा है। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है जे गोल्डथोर्प, सी ऑप्शन इमाइल दुर्किम, डी ऑप्शन है टी पार्सन्स। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। इसका मैक्स वेबर होगा। बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण मैक्स वेबर ने किया है। वेबर के वर्ग की व्याख्या निम्न तीन तथ्यों पर आधारित है: जीवन के अवसर, आर्थिक हेतु तथा बाजार की दशा। इस पर तीन तथ्यों पर आधारित है: जीवन के अवसर, आर्थिक हेतु तथा बाजार की दशा। अवसर से वेबर का तात्पर्य इस तथ्य से है कि जो वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है, जो सेवाएं समाज में पाई जाती है, उनका लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है अथवा नहीं। वह कारक जो वर्ग को बनाता है निश्चित रूप से उसका आर्थिक हेतु है। वर्ग की निश्चित और विशिष्ट स्थितियों का निर्णय बाजार ही करते हैं। बाजार की दशाओं के बारे में वेबर का कहना है कि बाजार में मुद्रा के बदले में, वस्तुओं के बदले में सभी अवसर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार जहां एक और बाजार वर्ग की स्थिति का एक भाग है, वहीं वर्ग का निर्धारण बाजार के प्रतिकर्ता का जो अभिस्थापन है, रुझान है, उसके द्वारा निश्चित होता है। तो छठवां क्वेश्चन लेते हैं। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लुईस कोजर ने, सी ऑप्शन है विल्फ्रेड पेरेटो ने, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर ने। तो इसका मैक्स वेबर होला। वर्ग स्थिति की अवधारणा को मैक्स वेबर ने विकसित किया है। इसने वर्णन किया कि संपत्ति तथा संपत्ति का अभाव वर्ग स्थिति की आधारभूत श्रेणियां हैं। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? किसने कहा कि वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? तो ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स, डी ऑप्शन है जे बर्नार्ड। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा है कि वर्ग का आधार यह है कि किसी व्यक्ति के सेवा की बाजार में कीमत क्या है। व्यक्ति की योग्यता एवं शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि उस व्यक्ति की सेवा की खुले बाजार में क्या कीमत है। वेबर ने बाजार की बात इस संदर्भ में रखा है कि हर प्रकार के पेशों का हमेशा समान महत्व नहीं होता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ए ऑप्शन है यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, बी ऑप्शन है यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, सी ऑप्शन है यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, डी ऑप्शन है नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो मैक्स वेबर के अनुसार बी ऑप्शन सही होगा, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। तो मैक्स वेबर तर्क की बात करते हैं, नौकरशाही की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं। तो देखते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की पहचान तार्किक विधि सत्ता के आधार पर करते हैं। उनका मानना है कि नौकरशाही तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित संगठन के प्रभावकारी बुनियाद के रूप में होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, तार्किक सत्ता। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित हैं, केवल एक को छोड़कर वह एक कौन है? क्वेश्चन का मतलब है कि मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है,
केवल एक को छोड़कर, मतलब इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, उसमें एक को छोड़कर 3 गो सत्ता है, सत्ता के प्रकार हैं। तो ए ऑप्शन है तार्किक वैधानिक, बी ऑप्शन है कस्माई, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो इसमें सी ऑप्शन है जो सी धार्मिक को छोड़कर सभी प्रकार की सत्ताओं को मैक्स वेबर ने सत्ता की विवेचना शक्ति के रूप में की है, और उन्होंने सत्ता के 3 रूपों की चर्चा की है, तार्किक वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता। तो इसमें धार्मिक सत्ता नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन इसका नहीं है। तार्किक वैधानिक करिश्माई परंपरागत ये तीनों होगा, लेकिन धार्मिक नहीं होगा। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ए ऑप्शन है विल्फ्रेड पेरेटो, सी ऑप्शन एस एम लिप्सेट, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें मैक्स वेबर ही होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है, मैक्स वेबर। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया है। तो 11 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? ए ऑप्शन है अगस्त कॉन्ट, डी बी ऑप्शन है किंग्सले डेवी, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, आदर्श प्रारूप को मैक्स वेबर ने दिया था। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया, यद्यपि उनका प्रयोग विज्ञान के समसामयिक दर्शन के मानदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया। वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग तो परस्पर विरोधी अर्थों में किया है। सर्वप्रथम उन्हें अपनी पुस्तक द प्रोटेस्ट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रथम अध्याय में प्रोटेस्ट इथिक के आदर्श प्रारूप की रचना की है। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक द मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस में तार्किक व्यवहार और शुद्ध बाजार के आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किए हैं। एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण के रूप में इसका प्रयोग 2 या अधिक सामाजिक घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। वेबर ने कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही संगठन तथा रेडफील्ड के लोक समाज के अध्ययन में इसका प्रयोग किया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? ए ऑप्शन है अगस्त कॉन्ट, बी ऑप्शन है किंग्सले डेवी, सी ऑप्शन है टी पार्सन, डी ऑप्शन है एम वेबर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, एम वेबर। एम वेबर आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में मैक्स वेबर ने दिया था। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। समाज शास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ए है अगस्त कॉन्ट, बी है दुर्खिम, सी है वेबर, डी है स्पेंसर। तो ये बार बार रिपीट किया है क्वेश्चन को, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, वेबर। वेबर आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया था। चौथा क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसका नाम जुड़ा है? तो ये भी मैक्स वेबर होगा, बी ऑप्शन इसका होगा। ये भी रिपीट किया हुआ है। समाजशास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो सी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर इसका होगा। ये भी रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया है? तो मैक्स वेबर होगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 17वां क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, डी सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 10। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, 4 प्रकार के सामाजिक क्रिया का मैक्स वेबर ने उल्लेख किए हैं। 4 प्रकार के किए हैं। वेबर ने कहा है कि समाज सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। उन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया पहला है, दूसरा है मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा है भावनात्मक सामाजिक क्रिया, चौथा है तथा परंपरागत सामाजिक क्रिया। तो 4 प्रकार के बौद्धिक तार्किक क्रिया, मूल्यांकन सामाजिक क्रिया, भावनात्मक सामाजिक क्रिया, परंपरागत सामाजिक क्रिया। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? तो इसको कूट में देना है, तो देखते हैं कैसे देना है। पहला है परंपरागत क्रिया, दूसरा है तार्किक क्रिया, तीसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया, चौथा है प्रभावात्मक क्रिया। तो इसका पहले होगा तार्किक क्रिया। पहले तार्किक क्रिया होगा, उसके बाद मूल्यांकनात्मक क्रिया होगा, मूल्यांकनात्मक क्रिया, फिर होगा प्रभावात्मक क्रिया, फिर होगा परंपरागत क्रिया। तो इसका डी ऑप्शन सही है। पहले तार्किक क्रिया, फिर मूल्यांकनात्मक क्रिया, फिर प्रभावात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो 2, 3, 4, 1 डी ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन सा नहीं है, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ए होगा अंतः क्रिया, बी है तार्किक क्रिया, सी है भावनात्मक क्रिया, डी है परंपरागत क्रिया। तो इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, ए नहीं होगा, अंतः क्रिया इसका नहीं होगा। और तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया, ये तीनों मैक्स वेबर के अनुसार है। तो 20 क्वेश्चन लेते हैं। मैक्स वेबर के समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है। ए है सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, बी है सामाजिक क्रिया के गणितीय अभिव्यक्ति, सी है सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम, डी है सामाजिक क्रिया के वस्तुपरक समझ। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ।
मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ को दिया है। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में सामाजिक क्रिया के वस्तुपरक समझ के आधार पर विभेद किया है। एक इस क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है दुर्गेम। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वेबर। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में यह साबित किया है कि पाश्चात्य देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रोटेस्ट आचार संहिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियम तथा यहूदी। उन्होंने बताया कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन या सामाजिक संगठन या आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में धर्म की भूमिका सबसे अधिक रही है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग 22 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्ट धर्म शिक्षाओं से जोड़ा है? तो सी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। इसका सी ऑप्शन सही है, मैक्स वेबर। तो 23 क्वेश्चन लेते हैं। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 7। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 6। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत 6 धर्मों को चुना है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियंस तथा यहूदी हैं। 6 धर्म को जोड़ा है। अपनी पुस्तक प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। ए ऑप्शन है मात्र यही कारण है, बी ऑप्शन है कोई कारण नहीं है, सी ऑप्शन है महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, डी ऑप्शन है इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो 24 का सी ऑप्शन होगा, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है, तो महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 25 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की है? ए ऑप्शन है अगस्त कॉन्ट, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम। तो 4 प्रकार के तार्किकता को पहले ही बता चुकी हूँ कि 4 प्रकार के तार्किकता के प्रकार दिए हैं मैक्स वेबर ने, तो ये मैक्स वेबर होंगे इसमें। तो 26 क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास, सी ऑप्शन ए आर देसाई, डी ऑप्शन आई.पी. देसाई। लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ये मैक्स वेबर ने कहा है। मैक्स वेबर ने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो 27 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। ए ऑप्शन है सकारात्मक दर्शन शास्त्र, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र एवं समाज, सी ऑप्शन है मनुष्य बनाम राज्य, डी ऑप्शन है समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो इसका आपको 27 क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन, अर्थशास्त्र एवं समाज। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम अर्थव्यवस्था और समाज था। वेबर ने कहा है कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों या व्यक्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर ही वर्ग निर्धारण नहीं होता है। कोई व्यक्ति किस वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुले बाजार में उसकी योग्यता या सेवा की क्या कीमत है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचार को व्यक्त करने का माध्यम अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं समाज है। 28 क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतन भोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है मैकाइबर, सी ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन, डी ऑप्शन है कॉपलॉन। ये 28 क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कौन ऑप्शन होगा। मिक्स वेबर, इसका भी ए होगा, मिक्स वेबर। अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतन भोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ये मैक्स वेबर ने कहा था, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आगे हम लोग 29 क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारी तंत्र से किस मूल्यों का ह्रास होता है? ए ऑप्शन है आधुनिक मूल्यों का, बी ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों का, सी ऑप्शन है राजनीतिक मूल्यों का, डी ऑप्शन है परंपरागत मूल्यों का। अधिकारी तंत्र से किस मूल्यों का ह्रास होता है? तो डी ऑप्शन होगा परंपरागत मूल्यों का। वेबर ने प्राधिकार को 3 रूपों में परिभाषित किया है, पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार तथा कानूनी तार्किक प्राधिकार। कानूनी तार्किक प्राधिकार के तहत प्रशासनिक वर्ग स्टाफ नौकरशाह होता है, जिसमें इसमें आज्ञाकारिता प्राधिकार का आह्वान होता है। आज्ञाकारिता प्राधिकार स्वामी के प्रति नहीं बल्कि उस अव्यक्तिक व्यवस्था के प्रति है जिसने उसे प्राधिकार के पद पर बैठाया है। इस व्यवस्था में परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। परंपरागत मूल्य होगा।
तो 30 क्वेश्चन देखते हैं। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा ए विवेकीकरण, बी नौकरशाहीकरण, सी प्रबोधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ये किसने कहा? जिसे उन्होंने कहा है विवेकीकरण। इसका ए ऑप्शन सही होगा, विवेकीकरण। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने विवेकीकरण कहा है। जब वेबर दुनिया के महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन की समस्या को उठाया था, तब उनके सामने यूरोपीय सभ्यता प्रमुख थी। वहां उन्होंने पाया कि इस सभ्यता में विवेकीकरण तथा अधिकारी तंत्र को स्वीकार करने के बुनियादी तत्व थे। पश्चिमी सभ्यता की इस विशेषता ने आधुनिक पूंजीवाद को विकसित किया। 31 क्वेश्चन देखते हैं। तो सत्ता की प्रभुता का अर्थ है, ए ऑप्शन है एक शासक का होना, बी ऑप्शन है शासित होने के लिए एक समूह का होना, सी ऑप्शन है शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। सत्ता की प्रभुता का अर्थ एक शासक का होना भी होगा, शासित होने के लिए एक समूह का भी होना होगा, शासकों के आदेशों के वस्तुगत स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसमें सभी ऑप्शन सही है सत्ता की प्रभुता के लिए। तो चलिए हम लोग 32 क्वेश्चन देखते हैं। तो बस 32 क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई इन 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? सत्ता को परंपरागत, करिश्माई, वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? तो मैक्स वेबर होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई, ये 3 श्रेणियों में मैक्स वेबर ने विभाजित किया है। ठीक है, तो हम लोग 32 क्वेश्चन देखेंगे, 33 क्वेश्चन देखेंगे, 32 देखेंगे। सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, देखिए। तो ए ऑप्शन है पी.एस. सोरोकिन, बी ऑप्शन है विल्फ्रेड पेरेटो, सी ऑप्शन है एम वेबर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एम वेबर या मैक्स वेबर। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? ए ऑप्शन परंपरागत, बी है तानाशाही, सी है वैधानिक तार्किक, डी है करिश्माई। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सी सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है, नहीं पूछ रहा है।